मेरा नाम चेरिल है और मैं आपको अपनी डरावनी कहानी बताना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही देश में रहती हूँ। मैं ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ कई पुराने ऐतिहासिक घर हैं। मेरे कई दोस्तों ने उनके कब्जे की उम्र के बारे में पोस्ट किया है, जो कि बहुत अधिक विशेष है। मेरे यार्ड में एक पुराना कारखाना है जो मेरे परिवार का है। अधिक विशिष्ट होने के लिए कई इमारतें हैं जो इस पुराने कारखाने को बनाती हैं। वे यार्ड के प्रवेश द्वार के दोनों ओर फैली हुई हैं और हालांकि वे मेरे दोस्तों के बीच प्रशंसा का विषय हैं, वे रात में डरावने हो सकते थे। अक्सर जब मैं देर से घर आती तो मैं टूटी खिड़कियों और अंधेरे प्रवेश द्वारों को न देखने के लिए यार्ड में दौड़ती थी। यह कहानी एक सर्दियों की दोपहर की है जब मैं स्कूल से घर जा रही थी। मेरे गांव से हर घंटे केवल एक बस थी, इसलिए जब मैं 8 पाठों के बाद स्कूल उस दिन मुझे फिर से यार्ड पार करना था, इसलिए हमेशा की तरह जब भी मैं सड़क पार करता था मैं घर की ओर तेजी से चला गया। लगभग आधे रास्ते पर मैंने ऊपर देखा और पाया कि एक महिला इमारत के एक कमरे में खड़ी थी जिसका प्रवेश द्वार एक सफेद चादर से ढका हुआ था। मैं पहले तो रुक गया, मैं घबरा गया और मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। यह कौन हो सकता है? हालांकि थोड़ी देर बाद जब वह आकृति कमरे से बाहर चली गई तो मैंने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरी चाची थी। मैंने राहत की सांस ली। अरे चाची, मैंने कहा। मैंने उनकी ओर हाथ हिलाया। उन्होंने मुझे एक दोस्ताना मुस्कान दी और जवाब दिया कि हाय, कैसे स्कूल जा रहे हो? लेकिन उस पल मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके पास फ्लैश लाइट क्यों नहीं थी? अंधेरा था। मैंने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि वह बहुत पीली थी और उनकी मुस्कान बल से लग रही थी। सब कुछ ठीक है, मैंने जवाब दिया। चाची और भी बड़ी मुस्कुराई, जिसने अचानक मुझे डरा दिया। मैंने खुद को कंपी से रोका। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आज आप काम से घर कौन सी बस से आए थे? मैंने उससे पूछा कि हमारे गांव में केवल एक ही बस आती है और यह वही थी जिसे मैं स्कूल से घर ले जाता था। उसके जवाब ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो मुझे जानना चाहिए था। आज बहुत अधिक ट्रैफिक था और मैं इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक अलग बस ली। उसने कहा। मैंने उसके चेहरे की ओर भी नहीं देखा। मैं तुरंत घर की ओर भागा। अब प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे गांव के लिए केवल एक ही बस है, इसलिए मेरी चाची दूसरी बस नहीं ले सकती थी। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं अपने घर के अंदर गया, लेकिन मेरी चाची उस दिन रात 8 बजे तक काम कर रही थी और शाम के 5 बजे ही थे जब मैंने अपने परिवार को बताया कि क्या हुआ था। बहुत भ्रम था। दादी ने मेरी चाची को बुलाया और दादी और पिताजी यार्ड की खोज करने के लिए बाहर गए। सौभाग्य से अजीब प्राणी या जो कुछ भी था वह अब वहां नहीं था। इस घटना के बाद कई हफ्तों तक मेरे माता पिता ने मुझे कार से स्कूल पहुंचाया और मैंने आज तक कभी भी पुरानी इमारत में प्रवेश नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि वह प्राणी क्या था। मैं भारत से हूँ। आप मुझे थोड़ा संपर्क देने के लिए मार्क कह सकते हैं। यह घटना 1966 में हुई थी जब मेरी माँ के दादा भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में काम करते थे। क्वार्टर मास्टर वह बहुत मजबूत आदमी था और लगभग कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे डरा सके। यह 1966 की एक सर्द रात थी। वह लद्दाख नामक क्षेत्र में तैनात था और उस रात कई बार तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया था। वह शिविर के आसपास के क्षेत्र में अपनी गश्ती ड्यूटी कर रहा था। यह वह समय था जब लोग घोड़ों की सवारी करते थे, इसलिए वह अपने घोड़े पर गश्त कर रहा था। जब वह बाहर था, उसने दूरी में एक अजीब तंबू देखा। हालांकि वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ कुछ अधिकारी गश्त कर रहे थे। वे तंबू की जांच करने के लिए एक साथ गए और उसने जो देखा उसके बाद से उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई। उसने देखा कि कई विकृत लोग एक पार्टी में नाच रहे थे। अन्य सांसारिक संगीत बजाया जा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि किसी भी व्यक्ति ने सर्दियों के कपड़े नहीं पहने थे। उस सर्द सर्दियों की रात में, जिसे सहन करना लगभग असंभव था, वे बिना किसी गर्म कपड़े के ठीक थे। अगली फिर उन्होंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया। हालांकि अधिकारी हिचकिचा रहे थे, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अजीब लोगों ने उन्हें भोजन परोसने की पेशकश की।
लेकिन सेना के अधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया कि वे भोजन को बाद के लिए एक बैग में रख दें क्योंकि वे पहले से ही भरे हुए थे। वे उन बैगों के साथ घर चले गए और जब उन्होंने उन्हें खोला तो अगली रात कुछ मानव अंगों और कुछ असामान्य हड्डियों सहित अजीब मांस मिला। अधिकारी गश्त करते हुए उसी स्थान पर लौटते हैं, लेकिन लोगों या तंबू का कोई निशान नहीं मिला। यह सब गायब हो गया था, जैसे कि कुछ भी हुआ ही न हो। नमस्ते, मेरा नाम मारिया है। यह एक सच्ची कहानी है जो मेरे साथ घटी है। मैं 15 साल की हूँ और मैं फिलीपींस में रहती हूँ। बस आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल के अपने तीसरे वर्ष में हूँ, जो कि फिलीपींस में 9वीं कक्षा है। हमारे देश में एक वाहन है जिसे हम ट्राईसाइकिल कहते हैं। यह एक 3 पहिया वाहन है जो मोटरसाइकिल और साइड कार से बना होता है। मैं आमतौर पर अपनी एक सहपाठी के साथ घर जाती थी, लेकिन एक दिन वह बीमार थी और वैसे भी कक्षा में नहीं गई। हमारी कक्षा देर रात को होती थी और हम सभी रात को करीब 7-10 बजे स्कूल से निकलते थे। मैं लगभग 10 मिनट तक ट्राईसाइकिल का इंतजार करती रही, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई नहीं था। मैं निराश हो गई और मैंने पैदल घर जाने का फैसला किया। हालांकि हमारा घर हमारे स्कूल से बहुत दूर है। मैं लगभग 5 मिनट तक पैदल चली। जब एक ट्राईसाइकिल मेरे सामने रुकी तो मुझे यह सोचकर राहत मिली कि शायद मुझे घर पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने ड्राइवर को देखा तो मैं जल्दी से डर गई। वह काफी हैंडसम था। वह देखने में 19 या 20 साल का लग रहा था और उसके बाल काले थे। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों डर गई थी, और इसका कारण यह है मैं बहुत घबरा गया था। इसलिए मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने माता पिता को ट्राईसाइकिल का प्लेग नंबर मैसेज किया। मिस, ड्राइवर ने कहा, आपकी उम्र कितनी है? चुप्पी तोड़ते हुए उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह गहरी थी और मुझे डरा रही थी। मैंने अजीब तरह से उसे बताया कि मैं 15 साल का हूँ। आप 9वीं कक्षा में हैं, क्या मैं सही हूँ? उसने पूछा। हाँ सर, मैंने जवाब दिया। वह मुझसे निजी सवाल पूछ रहा था, जैसे कि मेरे शौक क्या हैं, मैं स्कूल से किस समय घर जाता हूँ और क्या मैं आमतौर पर इतनी देर से घर जाता हूँ। वह मुझसे बात करने में व्यस्त था जब उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को तिबिया वाहन की ओर जाते देखा। उसने बूढ़ी महिला के ठीक सामने वाहन रोक दिया और बूढ़ी महिला तिबिया वाहन में बैठ गई। महिला ने उसे अपना पता बताया और वह आदमी फिर से गाड़ी चलाने लगा। बूढ़ी महिला अपने बड़े पर्स में पैसे ढूंढने में व्यस्त थी। जब वह अचानक रुकी और मेरी तरफ देखा तो वह फुसफुसाकर बोली कि उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और उसने सुझाव दिया कि मैं उसके साथ रहूं क्योंकि उसने देखा कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ और उन्होंने जल्दी से उस बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। जब से वह घटना हुई है, मेरे पिताजी मुझे हर रात स्कूल से लेने आते हैं। महीनों बाद मैं और मेरा परिवार टीवी देख रहे थे जब मैंने समाचार में ड्राइवर को देखा। समाचार में कहा गया था कि वह एक वांछित अपराधी था जिसने कई लड़कियों को मार डाला था, आखिरकार 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया था। समाचार में यह भी उल्लेख किया गया था कि उसने 17 से 20 साल की लड़कियों को मार डाला था। मैं यह याद करके स्तब्ध और भयभीत था कि मुझे कैसा लगा कि उसमें कुछ तो था। मैं भाग्यशाली था कि मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें उसने मारा था, और मैं उस बूढ़ी महिला का बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे उस आदमी से बचाया। अब भी मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। उस महिला ने मुझे उस आदमी से बचाया। यह 29 साल का था और मैं लगभग 10 साल का था जब यह हुआ। मैं इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में रहता हूँ और दुर्भाग्य से यह बहुत सारे अपराधियों के लिए है। मैं मुख्य सड़क पर रहता था और अपने चाची, चाचा और दादा दादी से 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। कहानी गर्मियों की छुट्टियों के एक दिन से शुरू होती है और मैंने पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया था। मेरी माँ ने मुझे लगभग 6 बजे फोन करके बताया कि रात का खाना तैयार है, और मेरे आने से पहले उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपनी नानी के घर के आसपास कुछ जन्मदिन कार्ड छोड़ सकता हूँ। निश्चित रूप से मैंने कहा हाँ, मेरे दोस्त उस तरह रहते हैं और इसलिए मैं उनके साथ थोड़ी देर और बाहर रह सकता हूँ। हम मुख्य सड़क पर चले गए और अलविदा कहा और मैं अपनी माँ के पास चला गया।
वहां पहुंचने के बाद मैंने कुछ देर अपने माँ से बात की और फिर जल्दी से घर चला गया। मैं अपनी उम्र के हिसाब से काफी स्वतंत्र था, इसलिए मुझे घर के रास्ते में अपनी माँ को फोन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं चल रहा था। मुझे अपनी जेब में एक हलचल महसूस हुई। मेरी माँ बस फोन कर रही थी क्योंकि मैं उनके अनुमान से थोड़ा अधिक समय के लिए चला गया। मैं घर पहुंचने ही वाला था कि पैदल चलने में 5 मिनट बचे थे, तभी एक आदमी बाइक पर मेरे पास आया। वह मोटा और गेहुआ रंग का था, उसके कपड़े मैले थे और उसकी मुस्कान बहुत खराब थी। धीमे हो जाओ, क्योंकि वह मेरे करीब आया और सबसे भयानक आवाज में कहा, अरे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ समुद्र तट पर चलना चाहते हो? मेरा दिल बैठ गया, मैं जम गया। पता नहीं क्या कहूँ। मेरी माँ ने फोन पर आवाज सुनी होगी और इतनी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया होगा कि वह सुन सके। अरे तुम कौन हो? उसने उसे जल्दी से सुन लिया होगा। मेरे पिता मुझसे मिलने आए और मुझे घर के बाकी रास्ते तक छोड़ दिया और जाहिर है कि मेरे पूरे परिवार को सूचित किया गया था कि क्या हुआ था। मेरे दादाजी ने कहा कि वह उसे जानते थे और वह हानिरहित लग रहा था और शायद वह दोस्ताना होने की कोशिश कर रहा था। कुछ साल बाद आप सभी एक पारिवारिक बैठक के लिए बैठे थे। उसी आदमी पर एक जवान लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया है। मुझे तुरंत बीमार और चक्कर महसूस हुआ और मुझे बैठना पड़ा। क्या होगा अगर वह मैं होता? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्या। लगभग 3 घंटे के बाद मेरे बच्चे सो गए और मुझे लगने लगा कि मुझे सचमुच पेशाब करने की जरूरत है। यह एक गर्म दिन था और मुझे हाइड्रेटेड रहना था, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे बिना किसी आराम के 1 और घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद बाथरूम में बहुत बार रुकना पड़ा। मैं सड़क के पास जंगल में चली गई, बस यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं एक महिला हूँ और मुझे प्रकृति में खुद को राहत देने में कोई आपत्ति नहीं है, खासकर जब मुझे वास्तव में जाना होता है। आखिरकार प्रकृति ने लोगों को अपने व्यवसाय करने का यही तरीका बनाया है। मैंने कार को सड़क के पास पार्क किया और इसे लॉक कर दिया। इससे पहले कि आप मुझे जज करें, मैं बस यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैंने कार की खिड़की को थोड़ा खुला छोड़ दिया था ताकि मेरे बच्चों को ताजी हवा मिल सके, लेकिन यह इतनी खुली नहीं थी कि कोई अपना हाथ या यहाँ तक कि अपनी उंगली अंदर डाल सके। मैं जंगल में नहीं गया। मैं चाहता था कि मेरी कार हर समय अंदर रहे, यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई आसपास नहीं है। मैं बैठ गया और जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने खुद को राहत दी। मैं गाड़ी चलाने से पहले अपनी कार में वापस गया। मैंने अपने बच्चों की जांच करने के लिए पलट कर देखा और पीछे की सीट पर मेरे बच्चों से कुछ इंच की दूरी पर एक बड़ी लाल रिंग को देखकर लगभग चीख पड़ा। यह एक टीवी रिमोट के आकार का था, जो खिड़की के छोटे से अंतराल से रेंगने के लिए बहुत मोटा था, और यह कार पर रेंग रहा था और हर जगह एक काले रंग का पदार्थ छोड़ रहा था। मैंने टिश्यू पकड़ा और जल्दी से रिंग को पकड़ लिया। मैं महसूस कर सकता था कि उसके पैर टिश्यू के माध्यम से चल रहे हैं। मैंने उसे कार से बाहर फेंक दिया और तुरंत चला गया। सौभाग्य से मेरे बच्चे अभी भी सो रहे थे और रिंग उन पर नहीं चढ़ा। जब हम अपनी बहन के घर पहुंचे, मैंने सीटों से उस पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए स्पंज का इस्तेमाल। मुझे बस अपनी छाती की कहानी मिलनी है। हर बार जब मैं एक भृंग को देखता हूँ तो मुझे अजीब मुठभेड़ की याद आती है। कौन जानता है कि इन विशाल भृंगों में से कितने हैं, और कौन जानता है कि वे उस काले पदार्थ का उपयोग किस लिए करते हैं। जो कहानी मैं अब आपको बता रहा हूँ वो कुछ ऐसी है जो मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी, जब मैं उस समय कॉलेज में था। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम चार्ल्स था। चार्ल्स एक भूत भगाने वाला बनने का सपना देखता था और हमेशा कहता था कि वह अपने हाथों से बुरी आत्माओं का व्यायाम करना चाहता है। चूंकि वह अभ्यास करना चाहता था, इसलिए वह अक्सर बुरी आत्माओं को बुलाने के लिए ओजी बोर्ड का इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे बुरी आत्माओं का व्यायाम करने में मदद की जरूरत है और मुझसे ओजी बोर्ड का उपयोग करने के लिए कहा, क्योंकि मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मैं इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना बस चार्ल्स के घर चला गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि यह विकल्प क्या परिणाम लाएगा। आधी रात को हमने मोमबत्तियां जलाईं और ओजी बोर्ड का उपयोग करना शुरू कर दिया।
लेकिन तभी वो घटना घटी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। चार्ल्स ने पुकारा, शैतान, बुरी आत्मा, यहाँ आओ। तब चार्ल्स ने पूछा कि क्या कमरे में कोई मौजूद है। इसके बाद पॉइंटर नहीं हिला और कमरा शांत और खामोश था। तभी चार्ल्स चिल्लाया, हमें अपना भयानक चेहरा दिखाओ। लेकिन उसी समय अचानक चार्ल्स के माथे पर एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। मैं आश्चर्य में चिल्लाया, मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ। चार्ल्स ने मेरी तरफ देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा था, और उसके माथे पर आंखें जो सांप की आंखों की तरह दिख रही थीं, बहुत अजीब तरह से घूम रही थीं। जब मैंने चार्ल्स के माथे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम्हारा माथा, चार्ल्स ने अपना माथा छुआ और चिल्लाया, आह, यह क्या है। फिर उसके माथे पर एक छोटा सा मुंह दिखाई दिया और मुंह अजीब आवाज में बोला, आईने में देखो चार्ल्स। और फिर मुंह से गहरा लाल खून बह निकला और चार्ल्स के चेहरे को ढक दिया। चार्ल्स चिल्लाते हुए दालान में भाग गया और मैं उसके पीछे पीछे गया। चार्ल्स चिल्लाया और बाथरूम में चला गया। फिर चार्ल्स कमरे में वापस भागा और चिल्लाया, मुझे व्यायाम करना आता है, मैं इन बुरी आत्माओं को स्वर्ग भेजूंगा। चार्ल्स ने एक किताब उठाई और उसे खोला। किताब का शीर्षक भूत भगाने के बारे में लगता है, लेकिन उस पल मैंने देखा कि अंधेरे कमरे के कोनों से कुछ रेंगकर बाहर आ रहा है। वे छोटे बौने के आकार के लोग थे। उनके शरीर काले थे और उनकी पीठ से लाल दाने निकले हुए थे और लंबी पूंछ थी। वे चार्ल्स की ओर चारों पैरों पर रेंग रहे थे। मुझे लगा कि मैं एक बार फिर मतिभ्रम कर रहा हूँ, लेकिन चार्ल्स भी उन्हें देख रहा था। मैंने उसके भयभीत भाव और उसकी आंखों में आंसू देखे काला बौना चार्ल्स की ओर देख कर आया और उसके पैरों को कुतरने लगा। दर्द से चीखते हुए उसके पैरों से खून बहने लगा। मैंने कांपती आवाज में चार्ल्स से पूछा कि क्या करें। दरिंदे चार्ल्स के शरीर पर रेंग रहे थे और उसके हर अंग को कुतर रहे थे। चार्ल्स की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह इतना चिल्लाया कि वह बेहोश हो गया। सोचा था कि उसके माता पिता कमरे में आएंगे क्योंकि चार्ल्स बहुत जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन किसी कारण से कोई भी कमरे में नहीं आया। लगभग 5 मिनट के बाद चार्ल्स का पूरा शरीर हजारों काले फफोलों से ढक गया था और काला तरल उसके शरीर को ढक रहा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मैं क्या देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आखिरकार काला बौना कोने में वापस रेंग गया और गायब हो गया। मैं कुछ भी करने में असमर्थ होकर वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों से पागलों की तरह आंसू बह रहे थे और जब मैंने घड़ी देखी तो 3 बजे थे। मैंने पुलिस को फोन किया और पुलिस और चार्ल्स के माता पिता चौंक गए जब उन्होंने चार्ल्स का शरीर देखा। वे चार्ल्स को अस्पताल ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह क्या हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कितना भी बताया, उन्होंने कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। यह स्वाभाविक था कि वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। यदि यह मैं होता तो मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। उस रात के बाद से चार्ल्स ने फिर से ओजी बोर्ड का उपयोग नहीं किया है और उसने एक भूत भगाने वाला बनने के अपने सपने को भी छोड़ दिया है। वह एक बहुत ही शांत व्यक्ति बन गया है। वह सामाजिक नहीं है और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता है। समय बीत जाता है और मैं अब चार्ल्स के संपर्क में नहीं रहती, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि वह अब कैसा कर रहा है। मेरा नाम समीरा है और यह एक भयावह कहानी है जो मेरे दादाजी से मेरी माँ तक और अब मेरे पास सालों पहले आई है। जब मेरे माता पिता कनाडा आए थे, वे पूर्वी अफ्रीका के एक देश के एक छोटे से गांव में रहते थे। उस समय देश में पिछले 4 दशकों से एक युद्ध चल रहा था और इस वजह से उन्हें कई जगहों पर शिकार करने की सूचना मिली थी, जो कि रोजाना हो रही मौतों के आधार पर एक अंदाजा देता है कि क्या हुआ होगा। मैं व्यायाम की एक लंबी लाइन से आता हूँ, इसलिए परिवार के सदस्यों के अलौकिक शक्तियों से निपटने के बहुत से उदाहरण हैं। मेरे नाना अपने अनुभवों के लिए कुख्यात थे और उन्होंने इतने सारे भूत भगाने के कार्य किए कि आधे समय में उनका लगभग रोजाना ही आत्मा से सामना होता था। कहानी में हम उन्हें एक दिन कहते हैं, जार जंगल के रास्ते अपनी बाइक चला रहा था और आनंद चलाने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहा था। कई मील नीचे सड़क पर उसकी मुलाकात एक सज्जन से हुई जो सड़क पर चल रहे थे। वह आदमी अपनी बाइक से मेरे पास रुका और चूंकि वह लोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से उदार था, उसने अपनी बाइक रोकी यह देखने के लिए कि क्या उस आदमी को किसी मदद की जरूरत है।
वह आदमी पास आया और अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए व्यक्ति लग रहा था। वह सफेद लबादा पहने हुए था, शहद के भूरे रंग की त्वचा और सिर पर मकई के गुलाब के फूल थे। यात्रा से गंदगी का एक भी कण नहीं था। आदमी ने पूछा कि क्या वह उसके साथ सवारी कर सकता है और वह उसे लिफ्ट देने के लिए सहमत। सड़क से कई मील नीचे आदमी ने बताया कि वे गंतव्य के करीब थे, इसलिए हमने बाइक रोक दी और आदमी को उतरने दिया। फिर वह आदमी झाड़ियों में चला गया और बस गायब हो गया। जार हैरान था और वह वास्तविकता में वापस आने से पहले एक अच्छे मिनट के लिए वहां खड़ा था। उसके बाद अपने अगले गंतव्य पर चला गया। दशकों बाद मेरी माँ ने मेरे दादाजी से यह कहानी सुनी और हम मानते हैं कि वह आदमी खोया आत्मा था जो युद्ध में हताहत हुआ था। यह कहानी मेरे द्वारा 20 साल पहले अनुभव की गई एक बात की है। जब मैं अपने शुरुआती 20वां दशा में था, उस समय मेरा अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया था और मैं ऐसे दयनीय दिनों से गुजर रहा था। मैं उसे भूलने के लिए कुछ नया करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। मैंने लंबी पैदल यात्रा करने का फैसला किया और नक्शे को देखते हुए मैंने उनमें से एक पहाड़ पर जाने का फैसला किया। मुझे एक पहाड़ मिला जिसका नाम मेरे लिए अपरिचित था और मैंने उसी पर जाने का फैसला किया। एक बार जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पहाड़ का रास्ता शुरू किया और यह एक सामान्य जगह की तरह लग रहा था क्योंकि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था। हालांकि रास्ता किसी बिंदु पर समाप्त हो गया था। हालांकि मैं अभी भी परेशान महसूस कर रहा था और घर जाने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए मैंने पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। और जंगल में फिर किसी समय मैंने अपने आगे कुछ चलने की आवाज सुनी। मैं चौंक गया और यह सोचना बंद कर दिया कि यह एक जंगली जानवर है। यह एक जानवर की तरह लग रहा था जो आक्रामक रूप से कुछ खा रहा था। मैंने अपने शरीर को जमीन पर उतारा और धीरे फर और मैं उसका चेहरा नहीं पहचान पाए। मैं केवल उसकी बड़ी नाक और मुंह ही देख पा रहा था। प्रत्येक लगभग 2 मेरे अंगूठे के बराबर है और वह कुछ खा रहा था। उसकी हड्डी तक चबाने की आवाज गूंज रही थी। पहाड़ों के माध्यम से उसके बड़े हाथ लेटे हुए जानवर के मांस की ओर थे, मानो वह कागज फाड़ रहा हो। प्राणी के हाथ मानव हाथों के समान थे, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी और मोटी थीं, जो मनुष्य की तुलना में लगभग 3 गुना लंबी थीं। वह जो खा रहा था वह एक भालू जैसे विशाल जानवर का शव था। मुझे उल्टी आने लगी, लेकिन मैंने पूरे दिमाग से उसे रोके रखा, यह सोचकर कि अगर मैंने वही उल्टी कर दी तो वह मुझे पकड़ लेगा। मैं चुपचाप घूम गया, लेकिन पेड़ों और झाड़ियों के हिलने की आवाज ने उसे मेरी दिशा में देखने पर मजबूर कर दिया। उसने जल्दी से मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाया, जिसका वजन एक ही बार में लगभग 10 पाउंड रहा होगा, और फिर जब उसने अपना शरीर उठाया तो मेरी ओर दौड़ना शुरू, लगभग अदृश्य। वह इंसान की तरह 2 पैरों पर दौड़ा, यह मांस से भरे मुंह के साथ, और बहुत तेज गति से मेरी ओर दौड़ा। मुझे लगा कि मैं यहीं मर जाऊंगा। मैंने अपने पैरों को चिल्लाया भी नहीं, कमजोर महसूस किया, लेकिन मैं अपने पूरे दिमाग से पीछे भागा। मैं उसकी भारी सांसों और कदमों को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। मुझे यह भी महसूस हुआ कि जो हवा वह छोड़ रहा था वह मेरी पीठ को छू रही थी, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता था कि यह एक भ्रम था या मैं इतनी तेज भागा कि मेरे पैरों को ऐसा लगा जैसे वे जल रहे हों। और थोड़ी देर बाद मुझे अपने पीछे से कोई और आवाज नहीं सुनाई दी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह रुक गया था और कहीं और देख रहा था। मैंने दूरी पर हिरण जैसा कुछ भागते हुए देखा और फिर वह हिरण की ओर दौड़ा। मुझे लगा कि यह मेरे भागने का मौका है। मैंने एक हिरण को चिल्लाते हुए सुना और फिर मेरे पीछे हड्डियों के टूटने की आवाज आई, लेकिन मैं पीछे देखे बिना दौड़ता रहा। ऐसा लगता है कि मैं पहाड़ से सिर्फ 30 मिनट में उतर आया होगा, जबकि मुझे जहाँ था वहाँ चढ़ने में 3 घंटे लगे। मुझे लगता है कि चरम स्थिति के कारण मैं अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमाओं से परे धकेलने में सक्षम था। जब मैं पहाड़ के आधार पर वापस आया तो मेरे पैर की मांसपेशियां इतनी दुख रही थी कि मैं कार में एक्सीलेटर भी नहीं दबा सकता था। मैं बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ।
स्थानीय पुलिस स्टेशन को खोजने के लिए और मैंने उन्हें पहाड़ में अजीब प्राणी के बारे में बताया था, लेकिन पुलिस ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर अक्सर लोगों को जंगली जानवर खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे अवशेष ढूंढेंगे तब तक सभी हड्डियां और मांस गायब हो जाएंगे और केवल खोपड़ी ही मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर रहने वाला कोई भयानक जानवर होना चाहिए। मैंने विनती की और उन्हें बताया कि यह कोई सामान्य जानवर नहीं था, लेकिन वे बस मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। जो मैंने देखा, उसने अपने हाथों को ऐसे हिलाया जैसे किसी व्यक्ति ने मांस को फाड़ा और दो पैरों पर भाग गया। यह कोई जानवर या इंसान नहीं था, यह कुछ और था। मैं घर गया और यह देखने के लिए गूगल किया कि क्या किसी और ने इसके बारे में कुछ बताया है, लेकिन मुझे इस दिन के समान किसी भी प्राणी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मैं अभी भी नहीं जानता कि वह प्राणी क्या था। 11 दिसंबर को मेरे चचेरे भाई का जन्मदिन था और यह हमारे परिवार के पुनर्मिलन का भी एक ही दिन था, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि मेरे सभी चचेरे भाई, चाचा और चाची वहां थे। हमने अपने परिवार के पुनर्मिलन का जश्न मनाया। फिलीपींस के एक बहुत ही ग्रामीण प्रांत में एक स्विमिंग पूल था, इसलिए हम सभी शाम 5 बजे के आसपास इकट्ठा हुए। हम तैर रहे थे और बस आनंद ले रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। हमने सभी प्रकार के खेल खेले, जैसे सामान्य बच्चे पारिवारिक पुनर्मिलन में करते हैं। 11 दिसंबर की ठीक आधी रात के आसपास हम अपने चचेरे भाई एशले को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जब हम हैप्पी बर्थडे गा रहे थे तो मुझे कुछ बहुत ही अजीब बात नजर आई। जब हम हैप्पी बर्थडे गा रहे थे तब हम पानी में नहीं थे, लेकिन हम सभी ने अभी भी अपने स्विमिंग सूट और गीले कपड़े पहने हुए थे जब हम गा रहे थे और आनंद ले रहे थे। मैंने एशले और सभी से दूर देखा और मैंने एशले को पूल के कोने में पानी पर खड़ा देखा है हैप्पी बर्थडे गाते हुए, और वह वहां थी। हमने गाना समाप्त किया और हर कोई पहले से ही उसके केक के साथ उसकी तस्वीरें ले रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मैंने अगली सुबह तक किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या देखा। मुझे अभी भी अपने दूसरे चचेरे भाई के बगल में सोना याद है और मेरा दूसरा चचेरा भाई एशले के बगल में सोया था। मैं अपने चचेरे भाई के अलार्म से जाग गया, जिसका अर्थ यह भी है कि मेरे कुछ चचेरे भाई भी इससे जाग गए थे। मैंने देखा कि एशले अभी भी सो रही थी और यह इतनी राहत की बात थी कि मैंने सोचा कि कुछ बुरा हुआ होगा, क्योंकि मैंने जो देखा था कुछ घंटे बीत चुके थे और घर जाने का समय हो गया था। मैं एशले के साथ एक ही कार में नहीं था, क्योंकि हम में से बहुत से लोग थे और हम एक कार में फिट नहीं होंगे। यह पता चला कि जिस कार में एशले सवार थी उसका कार दुर्घटना में एशले को छोड़कर किसी को चोट नहीं आई, और दुख की बात है कि वह अपने जन्मदिन पर ही मर गई। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ और मैं यह न जान पाने के कारण व्याकुल था कि जो मैंने देखा वह एक चेतावनी हो सकती है। मैंने अपने चचेरे भाइयों और उसके माता पिता को उसके हमशक्ल को देखने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने आज तक मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि मैंने उस रात वास्तव में क्या देखा था और क्या उसके हमशक्ल का उसकी मृत्यु से कोई संबंध था। नमस्ते, मेरा नाम एलन है। मैं इस पुराने घर में रहता था जो पूरी तरह से लकड़ी से बना था और 2 घरों को मिलाकर एक इमारत थी, और इमारत के ठीक पीछे एक जंगल था। जब मैं घर पर रहता था तो कई डरावनी चीजें हुई और मैं आपको उनमें से कुछ बताने जा रहा हूँ। पहली कहानी दूसरे घर के बारे में है जो हमारे घर से जुड़ा हुआ था। मेरे परिवार के पास और मेरे पास एक पड़ोसी हुआ करता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वे बाहर चले गए और वहाँ कोई नहीं रहता था। लेकिन उनके बाहर चले जाने के बाद हमें रात में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, और सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज नहीं बल्कि उसने एक बड़ी महिला के रोने और हंसने की भी आवाज सुनी। हमने चारों ओर देखा और कभी किसी महिला या बच्चे का कोई संकेत नहीं मिला। दूसरी कहानी इस विशाल आम के पेड़ के बारे में है जो हमारे घर के पीछे था। यह हमारे घर के इतना करीब था कि हर बार जब कोई आम पेड़ से गिरता तो वह हमारी छत से टकराता और तेज आवाज करता, जैसे किसी ने उस पर पत्थर फेंका हो। जैसे सालों बाद मेरे पिताजी ने पेड़ काट दिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि घर पर आम गिरने की आवाज चली जाएगी, लेकिन कभी कभी मुझे अभी भी हमारी छत पर वही तेज आवाज सुनाई देती थी। तीसरी कहानी मेरी माँ के बारे में है।
मेरी माँ केक बनाना जानती है, इसलिए कभी कभी लोग उससे केक मंगवाते थे। वह आमतौर पर रात में केक बनाती थी क्योंकि दिन में वह अपने काम में व्यस्त रहती थी। उसने मुझे बताया कि हर रात वह केक बनाती थी। उसे छत पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती थी। चौथी कहानी मेरी छोटी बहन के बारे में है, जो अब 8 साल की है। हमारे पास एक बेबी सिटर हुआ करती थी और मेरी छोटी बहन उससे बहुत प्यार करती थी। वह हर जगह उसके पीछे पीछे जाती थी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब वह बेबी सिटर के पीछे पीछे बाथरूम तक गई, लेकिन फिर वह दौड़कर मेरे और मेरे भाई बहनों के पास आई क्योंकि मेरे माता पिता घर पर थे। हमने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है और उसने कहा कि बेबी सिटर का चेहरा डरावना था। कई अन्य डरावनी चीजें हुई हैं, लेकिन उन सभी को याद रखना मुश्किल है। हम पहले ही उस घर से बाहर चले गए हैं। लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य है कि क्या ये सभी घटनाएं जुड़ी हुई थी। वह आवाजें क्यों कर रहा था और मेरी बहन को डरा रहा था? क्या वह अभी भी कहीं बाहर है? नमस्ते, मेरा नाम अनुष है। यह घटना मेरे साथ 2017 में हुई थी, जब मैं 10 साल का था। मेरा दोस्त जैस्पर और मैं एक ही स्कूल में जाते थे और एक ही पड़ोस में रहते थे। हर सप्ताहांत हम पास के एक जंगल में जाते थे और वहां खेलते थे। जंगल बहुत घना नहीं था और उसमें कुछ घर थे, इसलिए हमारे माता पिता को हमारे वहां जाने की चिंता नहीं थी। एक दिन जैस्पर और मैं जंगल में जा रहे थे और एक घर के सामने आए। जैसे ही हम उसके पास गए, एक महिला घर से बाहर आई और हमें देखा। उसने मुस्कुराकर हमें हाथ हिलाया और फिर हमें बुलाया। हमारे पास आई और हमें कुछ हरी मिर्च खरीदने को कहा। उसने हमें कुछ पैसे दिए और बताया कि कहाँ जाना है। वह बहुत मिलनसार लग रही थी और उसने हमें अपने लिए कुछ खरीदने के लिए कुछ और पैसे भी दिए, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया और मिर्च खरीदने चले गए। मिर्च खरीदने के बाद हम दोनों घर लौट आए और उन्हें महिलाओं को दे दिया। उसने हमें इंतजार करने के लिए कहा और अंदर चली गई। मैंने अंदर से आवाज सुनी। यह एक ब्लेंडर की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की से उठाया और उसे मिर्च को एक पेस्ट में मिलाते हुए देखा। फिर मैंने उसे रसोई से बाहर जाते देखा, इसलिए मैं वापस दरवाजे पर गया जहां जैस्पर था। इसके बाद जो हुआ वह मेरे जीवन में अब तक की सबसे भयावह चीज थी। महिला ने हमें मिर्च के पेस्ट का कटोरा दिखाया जो उसने बनाया था और फिर इसे ले लिया और अपने चेहरे और आंखों पर लगा लिया। जैस्पर और मैं चिल्लाने लगे क्योंकि उसका चेहरा मसालेदार मिर्च के पेस्ट से ढका हुआ था। उसने मुझे पेस्ट लेने और इसे अपने चेहरे पर लगाने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया और गेंद को नीचे फेंक दिया और मदद के लिए रोने और चिल्लाने लगा। फिर वह मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई और मुझे चुप कराने की कोशिश करते हुए मुझे थप्पड़ मारने लगी। तभी मैंने बाहर से शोर सुना। यह मेरा दोस्त और आसपास के घरों के लोग थे। मेरे दोस्त ने उन्हें मदद के लिए बुलाया था। महिला ने लोगों की आवाज सुनी और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ी गई। पड़ोसियों के समूह में से कुछ महिलाओं ने हमें पहचान लिया और हमें हमारे माता पिता के पास ले गईं और उन्हें सब कुछ बताया जो हुआ था। जैस्पर और मैंने उनकी बातें सुनी। उस घर की महिलाएं जाहिर तौर पर एक मानसिक संस्थान से भाग गई थीं और उन्होंने एक माँ और बेटे को मार डाला था जो उस घर में रहते थे और कुछ हफ्तों से वहां रह रहे थे। जैस्पर और मैं थेरेपी के लिए गए और जो कुछ हुआ उससे हम उबर गए। मैं अब 16 साल का हूँ और जैस्पर अभी भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर उसने मदद के लिए नहीं बुलाया होता तो मैं शायद उस दिन मर जाता। हाय, मैं भारत से रातेन हूँ। मैं वर्तमान में हाई स्कूल में हूँ और एक शहरी क्षेत्र में रहता हूँ। यह उस घटना की कहानी है जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। यह घटना तब हुई जब मैं लगभग 5 या 6 साल का था। घटना के समय हम अपने गृह गांव में रह रहे थे। हमारा घर एक मंजिला था जिसमें 3 बेडरूम, एक रसोई घर और हमारे घर से सटा एक गैरेज था। हम गैरेज में पुरानी चीजें जैसे रेफ्रिजरेटर और वे चीजें रखते थे जिनका हम अब उपयोग नहीं करते हैं। एक दिन मेरे पिता गैरेज की सफाई कर रहे थे जब उन्होंने अंदर एक भिखारी को चूहा खाते हुए पाया।
मेरे पिता बहुत चौंक गए और एक ठेठ भारतीय पिता होने के नाते उन्होंने भिखारी को गैरेज से बाहर निकाल दिया और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब यह हो रहा था, मैंने कुछ तेज आवाजें सुनी और उसके बाद मेरे पिताजी चिल्लाने लगे और मैं यह देखने के लिए बाहर भागा कि क्या हो रहा है। जब मैं बाहर पहुंचा तो मैंने भिखारी को देखा। वह एक कमजोर और डरावना दिखने वाला आदमी था, जिसकी गर्दन पर 2 बड़ी खरोंचें थी जो कि बहुत तेज चीज से कटी हुई लग रही थी। मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे डरा दिया और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर दी। जब मेरे पिता ने उसे मेरी ओर अजीब तरह से देखते हुए देखा तो वह और भी क्रोधित हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने दौड़कर उसे मुक्का मारा। भिखारी गिर गया और एक पल के लिए बेहोश लगा, लेकिन वह जल्दी से वापस उठा और मेरे पिता को ऐसी भाषा में गाली देना शुरू कर दिया जिसे मैं समझ नहीं पाया। वह गुस्से में लग रहा था और कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। जब उसे मेरे पिता द्वारा गैराज की सफाई करते समय जमीन पर पड़ा एक हथौड़ा मिला, उसने हथौड़ा पकड़ा और मेरे पिता की ओर फेंका, लेकिन उसका फेंक कमजोर था इसलिए वह उन तक नहीं पहुंचा। उसने फिर से मेरे पिता को गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पिता ने उसे भगा दिया और भिखारी दूर में गायब हो गया। उस दिन के बाद भिखारी से संबंधित कुछ भी फिर से नहीं हुआ और वह कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर घटना के बाद 7वीं रात को मुझे एक परेशान करने वाला दुःस्वप्न आया। यह होते देखने के बाद मैं घबरा कर जाग गया, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरा परिवार इस तरह की भयावहता और बुरे सपनों के बारे में कुछ भी वास्तविक नहीं मानता है। उस रात के बाद मुझे उस भिखारी के बारे में फिर कोई सपना नहीं आया, लेकिन फिर घटना के 21वें दिन मेरे पिता अपने बिस्तर पर खुली आंखों से मृत पाए गए। वे पूरी तरह से सफेद थे। अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद हमारा परिवार तबाह हो गया था। मैं उनके बेडरूम में उनकी तस्वीरें देख रहा था और उनके बिस्तर के नीचे से पुरानी चीजें निकाल रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने आखिरकार किसी ऐसी चीज को छू लिया जिसे मैं नहीं पहचान पाया। यह गैराज से उठाया गया हथौड़ा था जिसे भिखारी ने उस दिन मेरे पिताजी पर फेंका था। तब से मुझे अपने सपने के बारे में किसी को न बताने के लिए दोषी महसूस होता है, क्योंकि शायद यह घटना टल जाती। मैं जल्द ही माँ को सब कुछ बताने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह इस पर क्या विचार करेंगी। अगर मैंने इस सब से कुछ सीखा है तो वह है अजनबियों के साथ दयालुता से पेश आना, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अगर आप उन्हें नाराज करते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखा है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए समय को संजो कर रखना चाहिए। हालांकि मुझे एक चेतावनी मिली थी जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं बता सकता कि हम में से कोई भी बिना किसी चेतावनी के अपने प्रियजन को खो सकता है। एक रात देर से मेरे चाचा ने काम खत्म किया था। वह अपने कार्यस्थल से राजमार्ग पर गाड़ी चला रहे थे। वह दूसरे शहर में काम करते थे और उन्हें हमारे शहर में रोजाना आना जाना पड़ता था। यात्रा लगभग 45 मिनट की थी। रात के करीब 10 बजे थे, इसलिए वह वास्तव में नींद में थे और बस घर जाना चाहते थे। लगभग 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद उन्होंने ऊपर से दूर से एक चीख सुनी, लेकिन कोहरा होने के कारण वह वास्तव में आगे दूर तक नहीं देख पा रहे थे। कोहरे में उनकी हेडलाइट्स मंद रूप से चमक रही थीं, जो उनके सामने सड़क को मुश्किल से रोशन कर रही थीं। चीख सुनने के 1 या 2 मिनट बाद उन्होंने दूरी पर 2 मंद रोशनी को टिमटिमाते हुए देखा। कुछ 100 मीटर और आगे जाने पर उसने देखा कि कार किनारे पर खड़ी है और उसके खतरे के संकेत चल रहे हैं। यह एक पुरानी कार थी जो सड़क पर चलने लायक नहीं थी। उसके बगल में एक आदमी पागलों की तरह ऊपर नीचे कूद रहा था। मेरे चाचा, जो आमतौर पर किसी कारण से बहुत सावधान रहते हैं, उन्होंने उस अजीबोगरीब वाइब के बावजूद उस आदमी की मदद करने का फैसला किया जो उसने रुकने के बाद दिया था। वह आदमी मेरे चाचा की कार की खिड़की के पास आया। उसने मेरे चाचा से पूछा कि क्या वह कोई सवारी पकड़ सकता है, क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी। मेरे चाचा मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। वह आदमी थोड़ा पागल लग रहा था। वह बेचैन हो रहा था और वह दूर तक देखता रहा। मेरे चाचा उस ओर मुड़े जहां वह आदमी देख रहा था और उन्होंने 3 अन्य आकृतियों को दूर से देख रहा देखा।
हालांकि मेरे चाचा को अब निश्चित रूप से पता था कि यह किसी प्रकार का जाल। वह आदमी बस एक पल के लिए पीछे हट गया और अदृश्य होने की कोशिश करते हुए मेरे चाचा ने कार को गियर में डाला और हाईवे पर दूर ले जाने लगा। जब उस आदमी को यह एहसास हुआ तो उसने एक अजीब सी चीख मारी और मेरे चाचा की कार की ओर भागा, लेकिन वह नहीं पकड़ पाया क्योंकि मेरे चाचा ने उसे फ्लॉप कर दिया था और अब वह वापस सड़क पर था। जब मेरे चाचा ने रियर व्यू मिरर चेक किया तो उन्होंने उस आदमी और 3 आकृतियों को देखा जो दूर से देख रहे थे। सभी के हाथ में ऐसा कुछ था जो किसी तरह का हथियार लग रहा था। वह अंधेरे में भाग गया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे चाचा के घर पहुंचने के बाद भी वह बेहद घबराया हुआ और अशांत था और वह तुरंत बिस्तर पर चला गया। उसे इस मुठभेड़ के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इसे दूसरों को चेतावनी के रूप में साझा करने की आवश्यकता महसूस होती है कि देर रात को गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। यह मेरे साथ कुछ हफ्ते पहले हुआ था और मैं अभी भी एक मनोरोग क्लिनिक में इलाज करा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह भयानक घटना क्यों हुई या यह मेरी गलती थी या सिर्फ दुर्भाग्य था। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने वाले लोग मुझे इसका जवाब खोजने में मदद कर सकते हैं। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है। यह सप्ताहांत की दोपहर थी और मैं सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा था और अपने खाली समय का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हालांकि मुझे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं आश्चर्य से उछल पड़ा क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे पहले बताए बिना मेरे घर आएगा। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा कि यह कहाँ है और आश्चर्यजनक रूप से मुझे एक दोस्ताना आवाज सुनाई दी। जवाब मिला कि यह शेन है, आपका दोस्त। मैं एक पल के लिए रुका। क्या मेरा कोई दोस्त था जिसका नाम शेन था? मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बात करता रहा। हम प्राथमिक विद्यालय में एक ही कक्षा में थे। मैंने आखिरकार दरवाजा खोला और उसके चेहरे को देखा। मैं वास्तव में उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि इतना समय बीत गया है, वह अब पहले से अलग दिखता है। फिर उसने अपनी उंगली से अपने मंदिर की ओर इशारा किया। वहां एक बहुत बड़ा और बदसूरत निशान था। उसने कहा। उस क्षण जैसे कि मेरे सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी हो। मुझे नहीं पता था कि क्यों, शायद यह अपराध बोध के कारण था या इसलिए कि मैं बहुत सदमे में था। कोई पिछली खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। मैंने कांपती आवाज और हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन आप थोड़े ही पीछे तो इतना बड़ा निशान क्यों है? यह उससे नहीं हो सकता था, है ना? उसने अपनी जेब से एक पेन निकाला। यह पुराना और जंग लगा हुआ लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह वह पेन भी हो सकता है जिससे मैंने उसे पीठ पर वार किया था। फिर उसने एक पल के लिए पेन की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछे। फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तब उसे कितना दर्द हुआ था। मैंने उस दर्द को न भूलने की कोशिश की क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। मुझे डर था कि अगर मैं उस दर्द को भूल गया तो मुझमें तुमसे बदला लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी मुझे दर्द अच्छी तरह से याद नहीं आता था, मैं अपनी कनपटी पर छुरा मार लेता था ताकि मैं इसे फिर से महसूस कर सकूं। और अब वहां एक बड़ा निशान है। मेरी आंखों में घूरते हुए उसने कलम से अपनी कनपटी पर वार किया। वह जबड़े को कसते हुए अत्यधिक दर्द में चिल्लाया। फिर उसने खूनी कलम मेरे चेहरे के पास रखा और कहा, यह हमेशा एक जैसा दर्द होता है, लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं होती। यह हमेशा दर्दनाक होता है। अब इसे महसूस करने की आपकी बारी है। मैंने 15 वर्षों में अपनी कनपटी पर 180 बार चाकू घोंपा है। आपको 180 बार चाकू घोंपा जाना होगा। उसकी आंखें क्रोध और पागलपन से भरी हुई थी। उसने कलम को ऊपर उठाया और मेरी कनपटी को घूरा जैसे कि वह कलम को निशाना बना रहा हो। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे करीब आया और मेरी बाह पकड़ ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने से अलग खींच लिया और उसे धक्का दिया, लेकिन उसने मुझे नीचे खींच लिया। वह दर्द से चिल्लाया और मैंने उसे पकड़ लिया और मदद के लिए इतनी जोर से चिल्लाया कि पड़ोसी सुन सके। पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया, शुक्र है, लेकिन शेन मुझ पर चिल्लाना जारी रखता है। तुम बेहतर अपनी मौत को जल्दी से निपटाने के लिए जितना अधिक समय बीतता है,
उतना अधिक समय तुम्हें छुरा घोंपने के लिए होगा। यह कर्ज कभी नहीं उतरेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा। पुलिस कुछ ही देर में आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया और उस दिन के बाद मैं जल्दबाजी में दूसरे शहर चली गई। हालांकि मैं अभी भी हर दिन डर में रहती हूँ। डर है कि वह एक बार फिर मेरे दरवाजे पर दिखाई दे सकता है। कभी कभी मैं उससे संपर्क करने और माफी मांगने के प्रयास के बारे में सोचती हूँ। मैं इस डर को खत्म करना चाहती हूँ और आराम से रहना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं उसके मंदिर पर भयानक निशान और उसके आग्रह के बारे में सोचती हूँ कि मैं अपना कर्ज चुका दूं, तो मैं उसे हमेशा के लिए दूर रखने की कसम खाती हूँ। मैंने वास्तव में कभी किसी को यह कहानी नहीं बताई। मुझे वह तारीख याद नहीं है जब यह सब हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि मैं जहाँ रहता था वहाँ की सड़कों पर क्या देखता था। मैं और मेरा परिवार 5 लोगों का परिवार है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई। हम हमेशा से एक मिलनसार और उदार परिवार रहे हैं। मेरा परिवार मैक्सिकन है और जब हम यहाँ आए तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था। हम फरवरी 1919 में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में चले गए जो एक अन्य अपार्टमेंट बिल्डिंग के ठीक बगल में थी। 90 अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हमें उस समय जो कुछ भी था उससे गुजारा करना पड़ा। पहले 2 या 3 महीने उस अपार्टमेंट में रहना ठीक था। हालांकि उन कुछ महीनों में हमने कई बार संघर्ष किया। मई में एक दिन मैं अकेले बाहर खेल रहा था, क्योंकि मैं कार्टून देखने से ऊब गया था और वास्तव में एक बार बाहर जाना चाहता था। मैं अपने पिता के परिवार के चाचा के साथ अपार्टमेंट के पीछे फुटबॉल खेल रहा था। मुझे यह स्पष्ट रूप से याद है, क्योंकि जब हम खेल रहे थे तो मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मूत्र की तेज भयानक गंध को नोटिस कर सकता था। मेरे चाचा इससे परेशान थे, क्योंकि वह मुझसे पूछने के लिए मेरे पास आए कि क्या मुझे बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन मैंने सरल नहीं के साथ जवाब दिया और कहा कि मैं ठीक हूँ। उस रात जब हम खाना खा रहे थे तो हमने खिड़की से बाहर देखा, जहां आप दूसरे अपार्टमेंट के बाहर देख सकते हैं। एक अपार्टमेंट की खिड़की मैंने देखा कि काले बैग से खून से सना हुआ एक कटा हुआ हाथ गिर रहा था। आदमी ने तुरंत कटा हुआ हाथ उठाया, उसे कूड़ेदान में रखा और तेजी से दूसरे अपार्टमेंट के सामने चला गया। मुझे लगा कि यह घटना अजीब है, लेकिन मैंने यह सवाल करने के बारे में भी नहीं सोचा कि क्या वह असली हाथ था या कुछ और। वह ले जा रहा हो सकता है। मैंने उस आदमी के साथ कुछ और अजीब चीजें होते हुए देखी, लेकिन मैं उनमें गहराई तक नहीं जाना चाहता। शायद किसी और समय या एक अलग कहानी में। मैं उस रात के बाद एक बहुत ही दुर्गंध जो मूत्र और सड़क पर मारे गए जानवर की तरह लगती थी, हमारे अपार्टमेंट में लगभग 1 साल तक बदबू आती रही। यह इतने लंबे समय तक चला और यह मेरी सबसे बुरी यादों में से एक है। मुझे एक रात इससे कुछ आघात भी लगा। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने एक पावर ड्रिल के इस्तेमाल की तरह भारी ड्रिलिंग सुननी शुरू कर दी। आवाज इतनी परेशान करने वाली और कान को झकझोर देने वाली थी। मैंने अपने पिता से पूछा कि वह क्या कर रहे थे और वह आए और जल्दी से मुझे खींचकर अपने पास बैठा लिया और फिर उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हमारे बगल में एक पागल रहता है। हम अपने लिविंग रूम के घने अंधेरे में लगभग 10 मिनट तक बैठे रहे और हालांकि यह केवल 10 मिनट ही थे, यह एक अनंत काल की तरह लगा कि ड्रिलिंग अंततः बंद हो गई और मेरे पिता और मैं दोनों यह देखने के लिए खिड़की से झांके कि क्या हो रहा है। हमने देखा कि वही आदमी अपने बालों को पीछे की ओर कंघी कर रहा था और अपनी जगह से जा रहा था। मैंने उसके अपार्टमेंट की खिड़की से झांक कर देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे पता चला कि कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है। वहां एक छोटा लड़का बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और उसके सामने टीवी चल रहा था, जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। क्या यह तथ्य था कि यह लड़का पूरी तरह से नग्न था। उसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि खुद को ढकने के लिए अंडरवियर भी नहीं था। मेरे पिता ने मुझे अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहा ताकि हम पुलिस से संपर्क कर सकें। मैं कुछ महीने बाद मैं अपनी दादी के साथ घर वापस आ रहा था। उसके साथ रहने के बाद वह मुझे मेरे अपार्टमेंट में वापस ला रही थी और जब हम वहां पहुंचे तो हमने पुलिस के एक झुंड को देखा
एक अधिकारी ने मेरी दादी को हमारे अपार्टमेंट के पास पार्क करने का निर्देश दिया क्योंकि उन्हें जो कुछ भी करना था उसके लिए जगह चाहिए थी। मैं डरा हुआ था और अपनी दादी को कसकर पकड़ रहा था क्योंकि वह हम दोनों को मेरे स्थान पर ले गई। उसने दरवाजा खोला और मेरी माँ ने हम दोनों को कमरे में पकड़ लिया। मैं बाहर पुलिस के झुंड को देखने के लिए लिविंग रूम की खिड़की की ओर भागा। मैंने देखा कि बक्से और कंटेनरों को अपार्टमेंट से बाहर खींचा जा रहा था और फिर मैंने देखा कि उसी आदमी को एक पुलिस कार में डाला जा रहा था और मैं शपथ ले सकता हूँ कि मैंने उसे देखते हुए देखा था। मेरे वापस आने पर हम एक सप्ताह बाद अपने चाचा के साथ रहने के लिए अपने अपार्टमेंट परिसर से बाहर चले गए क्योंकि मेरे माता पिता दोनों सहमत थे कि हमें अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए चल रहे नाटक की आवश्यकता नहीं थी। वह न केवल हत्या करता था बल्कि नशीले पदार्थ देकर नरभक्षण करता था और अपने पीड़ितों के साथ अन्य राक्षसी चीजें करता था। उस दर्दनाक अनुभव के बाद दुनिया को उसी तरह देखना कठिन है, लेकिन मैंने जो सीखा है वह यह है कि आपको लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।